हेलो नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ टुडे करंट अफेयर्स की क्लास में। आज मैं आपके लिए 11 दिसंबर 2021 की करंट अफेयर्स की वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। साथ ही साथ हम इस वीडियो में स्टैटिक जीके का पार्ट पढ़ने वाले हैं और अंत में इन सभी प्रश्नों का एक बार रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखना ज़रूरी है। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक शेयर हो सके और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। चलिए चलते हैं हमारे आज के प्रश्नों की ओर। जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वह है, प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? किससे? प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बालकृष्ण दोषी को। किसे सम्मानित किया गया है? बालकृष्ण दोषी को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अवार्ड से रिलेटेड है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित बालकृष्ण दोषी जी हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। प्रसिद्ध भारतीय आर्किटेक्ट हैं, ये कौन है? आर्किटेक्ट हैं बालकृष्ण दोषी जी, जिनको रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह पुरस्कार रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021 के लिए रॉयल गोल्ड मेडल किसे मिला? तो सर डेविड एड जय OBE को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसे? सर डेविड एड जय OBE को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए चलते हैं। टॉप 5 पुरस्कार देख लेते हैं। मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन कौन बनी है? कौन? मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन कौन बनी है? तो पूजा बदलानी जी होनी है। कौन बनी है? पूजा बदलानी। ठीक है। अगला अवार्ड है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किनको मिला है? कौन सा? इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है? तो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को मिला है। किसको? हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को यह पुरस्कार मिला है। साहित्य 2020 के लिए 12वें मणिपुर राज्य पुरस्कार से सम्मानित किन्हें किया गया? तो बैरिल तंगा को। किसे? 12वें मणिपुर राज्य पुरस्कार से साहित्य के क्षेत्र में बैरिल तंगा को। अगला है 72वें राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? नेशनल बुक अवार्ड से। तो जेसन मॉट को। किसे? जेसन मॉट को सम्मानित किया गया। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जो पुस्तक है उसकी अगर ज़्यादा मोट हो जाए तो उसे हम पढ़ नहीं सकते, या मोट भारी पुस्तकों के, जो भारी पुस्तकें होती हैं, बहुत कई पुस्तकें होती हैं, उन्हें मोट कहते हैं अपन। ठीक है, तो जेसन मोट। भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य बना कौन सा? आंध्र प्रदेश। भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा, ऐदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिला है। यह वेटलैंड कहाँ स्थित है? कौन सा? हैदरपुर जो वेटलैंड है उसे रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है। यह वेटलैंड कहाँ स्थित है? तो यह ऑप्शन बी, बिजनौर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? बिजनौर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हैदरपुर वेटलैंड जो है देश का कौन सा है? तो 47वां है, और यूपी का जो है 10वां रामसर स्थल बन गया है। देश का कौन सा? 47वां, और यूपी का कौन सा है? 10वां रामसर स्थल बन गया है। अब हैदरपुर जो वेटलैंड है उसको रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिल गई है। हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बिजनौर में। रामसर साइट क्या होती है देख लेते हैं, क्या है रामसर साइट। तो जो रामसर साइट है वो ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी सन 1971 को एक सम्मेलन हुआ था। कब? ईरान का एक शहर है रामसर, जहाँ पर 2 फरवरी सन 1971 को एक सम्मेलन हुआ। इसमें शामिल राष्ट्रों ने वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित एक समझौता हुआ। मतलब जो लैंड होती है, भूमि, वेटलैंड, उसकी संरक्षण से संबंधित समझौता हुआ था, और 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आ गया। रामसर स्थल जो उसकी परिभाषा क्या है, उसके अनुसार वेटलैंड एक ऐसा स्थान है जहाँ वर्ष में कम से कम 8 माह पानी भरा रहता हो। जहाँ वर्ष में कम से कम कितने? 8 माह पानी भरा रहता हो, और 200 से ज़्यादा प्रजातियों के पक्षियों की मौजूदगी रहती है।
ये रामसर वेटलैंड स्थान जो स्थान है उसकी परिभाषा है। रामसर स्थल की परिभाषा है कि वेटलैंड वह स्थान है जहाँ वर्ष में कम से कम 8 माह पानी भरा हो और साथ ही साथ इसमें 200 से ज़्यादा प्रजातियों के पक्षियों की मौजूदगी रहती हो। इसे कहते हैं अपन क्या, वेटलैंड, रामसर स्थल अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना, कौन सी आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना है उसको उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने शुरू किया। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने शुरू किया है। आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना जो है चालू वित्त वर्ष से लागू की जाएगी और इस योजना के तहत प्रत्येक विकास खंड में अगले 3 वर्षों में 1475 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। ठीक है, और अभी तक जिसने भी बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और साथ ही साथ इतना फैला दीजिए कि उन तक सभी तक पहुंच सके जो पढ़ नहीं पा रहे हैं और उन तक करंट अफेयर्स की सही से वीडियो नहीं पहुंच पा रही, उन सभी लोगों तक अपनी वीडियो पहुंच पाए। अब हम पढ़ रहे हैं किससे रिलेटेड, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, कि उत्तर प्रदेश में इस योजना का शुरुआत हुआ है। तो इस उत्तर प्रदेश से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और कौन सी पार्टी से हैं? तो बीजेपी पार्टी से हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन हैं? तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजेश बिंदल। कौन है? राजेश बिंदल। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। और राजकीय फूल क्या है? तो वह पलाश है। और राजकीय वृक्ष क्या है? तो वह अशोक है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 हैं। राज्यसभा की 31 सीटें हैं और विधानसभा की इसमें यहाँ पर 404 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है, कौन सा है? तो नेपाल है। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इतने राज्यों से इसकी सीमा लगती है। कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से। अगर दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य है, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए कितने राज्यों से लगती है? तो 8 राज्यों से। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कर्मा, सैला, ठडिया, गरखरही, चौलर, लट्ठमार, दीवारी, घोड़ा, कार्तिक, दुरिया, राई, पाईडंडा, दीप, ख्याल, मयूर, झूला, चरकुला, जोगनी और चपेली, ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर है? यह लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर है? वाराणसी में है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, जेवर हवाई अड्डा भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर देख लेते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी में है। प्रेम मंदिर वृंदावन में है। राम मंदिर अयोध्या में स्थित है। उत्तर प्रदेश की टॉप 5 योजना है। एक थाली एक तरकारी योजना उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश राज्य की है। सामर्थ्य योजना उत्तर प्रदेश राज्य की है। मिशन शक्ति अभियान उत्तर प्रदेश राज्य की है। अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश की है। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना यह भी उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है। फ्रेंड्स, अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, काजू वैली वेटलैंड को किस राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? किसको? काजू वैली वेटलैंड को। तो वह कौन सा राज्य है जिसे 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य के काजू वैली वेटलैंड को 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं।
तमिलनाडु के ये विल्लुपुरम जिले में स्थित है। काजू वैली वेटलैंड, ठीक है, को 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। और अभ्यारण्य विल्लुपुरम जो है जिले के 13 गांवों को कवर करता है। साथ ही साथ ये अभ्यारण्य पूर्वी तट के साथ बंगाल की खाड़ी के निकट भी स्थित है। पुल्लिकट झील, पुल्लिकट झील के बाद काजू वैली वेटलैंड को दक्षिण भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारी पानी की झील के रूप में जाना जाता है। यह स्थान जो है वनस्पतियों व जीवों के विविध प्रजातियों का घर है। यह ब्लैक टेल्ड गोटविट्स, यूरेशियन कर्ले, व्हाइट स्टॉक और रफ आदि मध्य एशिया एवं साइबेरिया जैसे ठंडे उप आर्कटिक क्षेत्रों में जो प्रवासी पक्षी होते हैं उनका आहार स्थल है। अब हम किससे रिलेटेड जी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि तमिलनाडु में काजू वैली वेटलैंड जो से राज्य का 16 पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। तो हम अब तमिलनाडु से रिलेटेड स्टैटिक जीके का पार्ट पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। कौन है? मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि। RN रवि कहाँ के गवर्नर हैं? तमिलनाडु के। याद रखना है, तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव बनर्जी। कौन है? संजीव बनर्जी। फ्रेंड्स कौन है? संजीव बनर्जी। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कौन से हैं तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में लोकसभा सीट कितनी है? 39। कितनी है? 39। राज्यसभा सीट कितनी है? 18। और विधानसभा की कितनी है? तो 234 सीटें हैं। सबसे महत्वपूर्ण तमिलनाडु की झीलें कौन सी? प्रमुख झीलें बैरिजाम झील, ऊटी झील, कोडाई कनाल झील और चेम्बरमबक्कम झील। कौन सी? बैरिजाम झील, ऊटी झील, कोडाई कनाल झील और चेम्बरमबक्कम झील। ठीक है। अगला पॉइंट है तमिलनाडु के प्रमुख पर्वत। पलानी पर्वत, सेबरॉय पर्वत, जवादी पर्वत और पंचमलाई पर्वत और सिरुमलाई पर्वत यहाँ के प्रमुख पर्वत हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कैप कॉमेरिन है, कैप कॉमेरिन वो कहाँ पर है? कन्याकुमारी। यह किस राज्य में? तो यह भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कैप कॉमेरिन। ये कन्याकुमारी में है। और कन्याकुमारी कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु के प्रमुख हवाई अड्डे कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और मदुरै हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यहाँ के प्रमुख हवाई अड्डे। आपको याद रखना है। तमिलनाडु के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान वेदांतगल अभ्यारण्य और इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तथा मुदुमले अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख अभ्यारण्य हैं। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कौन सा? भरतनाट्यम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट डे जो 2021 का है कब सेलिब्रेट किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 10 दिसंबर। जो मानवाधिकार दिवस है वो कब सेलिब्रेट किया गया है? 10 दिसंबर को। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। विश्व में हर साल मनाया जाता है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। इस दिवस को जो मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व भर के लोगों के मानवाधिकारों के महत्व के प्रति जागरूकता करना और इसके पालन के प्रति सजग रहने का संदेश देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। 2021 की थीम क्या रही? समानता असमानताओं को कम करना, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना। क्या है? समानता असमानताओं को कम करना, मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना। 2021 में यह ह्यूमन राइट डे की थीम है। ठीक है। टॉप 5 दिवस देख लेते हैं। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। और इसकी जो थीम है 2021 की वो क्या रही? स्वर्णिम विजय वर्ष। क्या रही? स्वर्णिम विजय वर्ष। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया और 2021 की इसकी थीम क्या थी? हार्ड सॉइल सैलिनाइजेशन, इनहेंस सॉइल प्रोडक्शन इसकी थीम थी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? तो 5 दिसंबर को मनाया गया और इसकी थीम क्या रही? 2021 की तो इसकी थीम थी स्वयं सेवक अब हमारे सामान्य भविष्य के लिए। क्या थी? स्वयं सेवक अब हमारे सामान्य भविष्य के लिए। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया। 2021 में इसकी थीम क्या थी? तो वैश्विक उड्डयन विकास के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया और इसकी थीम क्या थी? तो वैश्विक उड़ान दिवस विकास के लिए
वैश्विक उड्डयन विकास के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना इसकी थीम थी। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? तो 9 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? 9 दिसंबर को। और इसकी तो 2021 में थीम क्या थी? आपका अधिकार आपकी भूमिका भ्रष्टाचार को ना कहें। क्या? आपका अधिकार आपकी भूमिका भ्रष्टाचार को ना कहें। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में संकेत महादेव सरगर ने कौन सा पदक जीता है? किसमें? राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में संकेत महादेव सरगर ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, संकेत महादेव सरगर ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों की 55 किलोग्राम स्नैच श्रेणी में स्वर्ण पदक हासिल किया है। उन्होंने पुरुषों के 55 किलोग्राम स्नैच वर्ग में 113 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। संकेत महादेव सागर ने बर्मिंघम में होने वाले 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं ने 49 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और वो कौन है? झिल्ली दाल बेहड़ा ने। किसने? झिल्ली दाल बेहड़ा ने महिलाओं के 49 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। टॉप 5 चैंपियनशिप देख लेते हैं। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में पदक जीतने वाले 7वें भारतीय मुक्केबाज कौन बने हैं? आकाश कुमार। कौन बने हैं 7वें भारतीय मुक्केबाज? तो आकाश कुमार। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप का 2021 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप जो है 2021 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप किसने जीता? भारत ने। अगला है ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो वह 43 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? भारत ने 43 पदक जीते हैं भारतीय निशानेबाजों ने। ठीक है। अगला है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सरिता मोर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। याद रखना है अपन को कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सरिता मोर ने कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है कांस्य पदक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, इसरो ने नाविक मैसेजिंग सर्विस के रिसर्च व डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए किस मोबाइल कंपनी के साथ साझेदारी की है? इसरो ने नाविक मैसेजिंग सर्विस के रिसर्च व डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए किस मोबाइल कंपनी के साथ साझेदारी की है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। ओप्पो के साथ। किसके साथ की है साझेदारी? तो वह ओप्पो के साथ साझेदारी की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने स्मार्ट डिवाइस बनाने वाली दिग्गज चीनी कंपनी है ओप्पो को की भारतीय इकाई से हाथ मिलाया। ओप्पो की जो भारत में इकाई लगी उससे हाथ मिलाया है। इस साझेदारी के तहत नाविक मैसेजिंग सर्विस के रिसर्च व डेवलपमेंट को मजबूत करने पर काम करेंगे। नाविक सिस्टम इसरो द्वारा विकसित किया गया एक ऐसा सिस्टम है जो क्षेत्रीय नेविगेशन सर्विसेज उपलब्ध कराती है। इसरो, अब अपन किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं? तो इसरो से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी देख लें। इसरो क्या है? तो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटक में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। कब हुई इसरो की स्थापना? तो इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुई थी। संस्थापक कौन है? आपको अच्छे से याद रखना है, विक्रम साराभाई। कौन है? विक्रम साराभाई। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? केशवन। और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई। इसरो के जो सूर्य अध्ययन मिशन है, इसरो का जो सूर्य अध्ययन मिशन है आदित्य ली L1 जो है इसरो का सूर्य मिशन है। सूर्य अध्ययन मिशन का क्या नाम है? तो आदित्य L1। भारत के अंतरिक्ष का पितामह किनको माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को। भारत के अंतरिक्ष का पितामह किसको माना जाता है? विक्रम साराभाई को। भारत ने 104 उपग्रहों
अपने सबसे अधिक उपग्रह का रिकॉर्ड को किस रॉकेट से भेजा था? तो PSLV-C-37 से। किससे? PSLV-C-37, PSLV-C-37। इसरो के मंगल मिशन जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है मॉम। मॉम मतलब मार्स ऑर्बिटर मिशन। क्या? मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन। क्या? मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन। और कब लॉन्च किया? 5 नवंबर 2013 को। भारत और जापान के चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो लूपैक्स। क्या है? लूपैक्स। भारत और जापान के चंद्र मिशन का नाम क्या है? लूपैक्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एशिया युवा पैराखेल। एशिया युवा पैराखेल जो 2021 है, एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते हैं? किसमें? एशिया युवा पैराखेल 2021 में सबसे पदक किस देश ने जीते हैं? तो वो जीते हैं, उत्तर भी है, ऑप्शन भी है, ईरान ने। किसने जीते हैं? ईरान ने सबसे पदक जीते हैं। एशिया युवा पैराखेल 2021 सबसे पदक किसने जीते हैं? तो ईरान ने जीते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कितने जीते हैं ये भी बता देते हैं। 44 स्वर्ण, 53 रजत और 25 कांस्य पदक। कितने? 44 स्वर्ण, 53 रजत और 25 कांस्य। किसने जीते हैं? सबसे ज़्यादा ईरान ने। टॉप 3 के नाम। पहले पर है ईरान 122 मेडल, थाईलैंड सेकंड है 33 मेडल और जापान थर्ड है 30 मेडल जीते हैं। चौथे एशिया युवा पैराखेल 2021 में भारत ने कुल 41 स्वर्ण पदक जीते हैं। चौथे एशिया युवा पैराखेल 2021 में भारत ने कितने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 41, जिसमें से 12 स्वर्ण है, 15 रजत हैं और 14 कांस्य पदक जीते हैं। भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर रहा है। संस्करण कौन सा है? चौथा। आयोजित स्थल कहाँ था? बहरीन की राजधानी मनामा में 2 से 6 दिसंबर 2021 तक। कब से कब तक? 2 से 6 दिसंबर 2021 तक। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। 10 दिसंबर 2021 को सी राजगोपालाचारी जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 143वीं जयंती मनाई गई है। 10 दिसंबर 2021 को सी राजगोपालाचारी जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 143वीं जयंती मनाई गई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 10 दिसंबर 2021 को सी राजगोपालाचारी जी की 143वीं जयंती मनाई। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो सी राजगोपालाचारी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके का पार्ट भी देख लेते हैं। सी राजगोपालाचारी जी का जो पूरा नाम है वो क्या है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। क्या नाम था? सी राजगोपालाचारी जी का पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनका जन्म कब हुआ? 10 दिसंबर 1878 को। कब हुआ इनका जन्म? 10 दिसंबर 1878 को। मद्रास की ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में हुआ। कहाँ पर? मद्रास की ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में। सी राजगोपालाचारी महात्मा गांधी के सहयोगी और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। महात्मा गांधी के सहयोगी थे और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। कौन? सी राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का प्रसिद्ध नाम था राजा जी। क्या कहते थे ना? राजा जी। किनको? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को। भारत रत्न पाने वाले वे पहले व्यक्ति सी राजगोपालाचारी थे। इनको भारत रत्न 1954 में दिया गया था। ठीक है। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है। और इनको भारत रत्न 1954 में मिला। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। हाँ, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। और इनका निधन कब हुआ? 25 दिसंबर 1972 को इनका निधन हुआ। कब? 25 दिसंबर 1972 को। अगला और अंतिम इम्पोर्टेंट प्रश्न। 125वीं हीरो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? कौन सा? 125वीं हीरो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो उसका उत्तर ऑप्शन डी, मणिपुर राज्य ने। किस राज्य की टीम ने? मणिपुर राज्य की टीम ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मणिपुर ने फाइनल मैच में रेलवे की टीम को हराकर अपना 21वां खिताब जीता है। उपविजेता टीम रेलवे। फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो EMS स्टेडियम केरल के कोझिकोड में है। संस्करण कौन सा था? 125वां संस्करण था। टॉप 5 किताब देख लेते हैं। डेविस कप 2021 का रूस ने जीता है। राष्ट्रीय नेत्रहीन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब आंध्र प्रदेश राज्य ने जीता है। ATP फाइनल्स खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। किसने? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने।
इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो केंटो मोमोटा ने। किसने? केंटो मोमोटा ने इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है। टेनिस टूर्नामेंट वियना ओपन का खिताब किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। किसने? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने टेनिस टूर्नामेंट वियना ओपन का खिताब जीता है। आज की हमारी करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे हमने सभी प्रश्न अच्छे से पढ़ लिए हैं और डिस्कस कर लिए। साथ ही साथ हमने कुछ स्टैटिक जीके भी पढ़ी है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम्स में लगातार पूछे ही जाती हैं। चलिए चलते हैं, अब हम इन सभी प्रश्नों का एक बार रिवीजन करें। रिवीजन करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए चलते, हमारा पहला प्रश्न क्या था? प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण दोषी को। किसे? बालकृष्ण दोषी को। अगला प्रश्न है, हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिला है। यह वेटलैंड कहाँ स्थित है? बिजनौर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? बिजनौर उत्तर प्रदेश में। अगला है, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। अगला है, काजू वैली वेटलैंड को किस राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो वह 10 दिसंबर को मनाया गया है। कब? 10 दिसंबर को। अगला है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में संकेत महादेव सरगर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगला है, इसरो ने नाविक मैसेजिंग सर्विस के रिसर्च व डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए किस मोबाइल कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो आपको याद रखना है, ओप्पो के साथ इसने साझेदारी की है। अगला है, एशिया युवा पैराखेल 2021 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते हैं? तो वह ईरान ने जीते हैं। अगला है, 10 दिसंबर 2021 को श्री राजगोपालाचारी जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 143वीं जयंती मनाई गई। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा कि 125वीं हीरो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो मणिपुर राज्य की टीम ने जीता है। आज की हमारी करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ लिए और रिवीजन भी हो गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अगली सुबह। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।